हेलो एवरीवन, हम मेवाड़ की गुहिल डायनेस्टी के इम्पोर्टेंट रूलर महाराणा प्रताप के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। महाराणा प्रताप का रूलिंग टाइम 1572 से 1597 एडी के बीच में था। मतलब महाराणा प्रताप ने 25 ईयर्स तक मेवाड़ पर रूल किया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ये वीडियो हर उस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें राजस्थान हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले महाराणा प्रताप के बर्थ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देखेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ फोर्ट में हुआ था। लेकिन अगर हम हिंदी महीनों के अकॉर्डिंग देखें तो ज्येष्ठ की शुक्ल पक्ष की तृतीया को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। मतलब थर्ड डे ऑफ ज्येष्ठ ब्राइट फोर्टनाइट को महाराणा प्रताप का जन्म होता है। महाराणा प्रताप के फादर का नाम उदय सिंह, मदर का नेम जयंताबाई सोनगरा, उनके बचपन का नाम कीका था। इसको लेकर के भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उनकी क्वीन थी अजबदे पंवार। वैसे तो देखो उनकी बहुत सारी क्वीन थी, लेकिन जो प्रोमिनेंट क्वीन थी उनका नाम था अजबदे पंवार। लास्ट वीडियो में हम ये व्यू कर चुके हैं कि महाराणा प्रताप के फादर अपने अंतिम समय में अपने छोटे बेटे जगमाल को राजा बना चुके थे। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि मेरे बाद में मेवाड़ का जो राजा होगा वो मेरा बेटा जगमाल होगा। हालांकि जो उनका बड़ा बेटा था उसका नाम था महाराणा प्रताप। अब जैसे ही उदय सिंह की डेथ होती है 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में, उसके बाद में जो भी फ्यूडल लॉर्ड होते हैं मेवाड़ के वो इकट्ठे होते हैं। और जब उनको पता चलता है कि जगमाल को डिक्लेयर किया गया है बेटे के रूप में, लेकिन वो सब ये बात बोलते हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो मेवाड़ है वो काफी ज्यादा एक तरीके से इमरजेंसी कंडीशन में है और एक विटी पर्सन की सबसे ज्यादा जरूरत है इस टाइम मेवाड़ के रूल को चलाने के लिए। तो फ्यूडल लॉर्ड ये डिक्लेयर करते हैं कि राजा अगर बनेगा तो महाराणा प्रताप बनेगा। हालांकि जो सलुम्बर के जो फ्यूडल लॉर्ड थे उनको ये पावर थी कि वो डिसाइड कर सकते थे कि मेवाड़ का राजा कौन बनेगा। और सलुम्बर से उस टाइम आया होता कृष्णदास चुंडावत, तो वो डिक्लेयर कर देते हैं कि महाराणा प्रताप को ही मेवाड़ का राजा बनाया जाएगा। इसलिए गोगुंदा उदयपुर में ही महाराणा प्रताप का जो फर्स्ट कोरोनेशन है वो वहीं पर हो जाता है। लेकिन सिस्टमेटिक कोरोनेशन प्रताप का कुंभलगढ़ फोर्ट में होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से क्वेश्चन उठ जाएगा कि फर्स्ट उनका कोरोनेशन कहाँ हुआ था, गोगुंदा में, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से अगर हम देखें तो कुंभलगढ़ फोर्ट में हुआ था। अब जगमाल को डिक्लेयर कर दिया था उनके फादर ने, लेकिन जब उनको राजा नहीं बनाया जाता है तो वो अकबर की सेल्टर में चले जाते हैं और अकबर उनको जहाजपुर नामक जगह दे देता है। हम ये देखते हैं कि जब प्रताप का सिस्टमेटिक कोरोनेशन होता है उसमें मारवाड़ का चंद्रसेन भी पार्टिसिपेट करता है। इसका मेजर रीजन ये था कि उस समय मारवाड़ के साथ में अकबर का एक तरीके से क्लैश चल रहा था और चंद्रसेन ये चाहता था कि महाराणा प्रताप भी उनका साथ दे और एक तरीके से अकबर के विरुद्ध में खड़ा रहे। अब जैसे ही महाराणा प्रताप राजा बनता है, अकबर जो चाहता है कि हालांकि अकबर महाराणा प्रताप के जो फादर थे उदय सिंह, उन्होंने कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी अकबर की, तो वो चाहते थे कि महाराणा प्रताप के साथ में कुछ ट्रीटी की जाए और उनको अपने अंडर अपनी जो अधीनता है वो स्वीकार करवाई जाए। इसीलिए अकबर महाराणा प्रताप के राजा बनते ही 4 मैसेंजर जो हैं, 4 दूत, एक के बाद में एक दूत मेवाड़ भेजते हैं, जिनके नाम आपको याद करने हैं। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि 4 जो मैसेंजर अकबर के द्वारा मेवाड़ में भेजे गए उनके नाम क्या हैं। तो इनको आप एक ट्रिक के थ्रू आप याद कर सकते हो और ट्रिक है JMBT। JMBT, जे से जलाल खा कोरची, M से मानसिंह, B से भगवंत दास और T से टोडरमल। जलाल खा कोरची को 1572 में ही भेज दिया जाता है जब महाराणा प्रताप राजा बनते हैं। उसके बाद में जलाल खा कोरची की बात को जो महाराणा प्रताप है वो स्वीकार नहीं करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं और वो बोलते हैं कि मैं तो एक एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में रहना पसंद करूंगा, क्योंकि जो मेरे पूर्वज रहे हैं उन्होंने कभी भी मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करना, मतलब एक तरीके से उनके अंडर रहना पसंद नहीं किया था। उसके बाद में आमेर का प्रिंस होता है मानसिंह और उसको भेजा जाता है जून 1573 में। उसके बाद में मानसिंह प्रिंस होता है आमेर का और अकबर की शरण में होता है, अकबर के दरबार में रहता है। तो मानसिंह को जब भेजा जाता है मेवाड़ में, तो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप उनसे नहीं मिलते, वो भी अपने प्रिंस को भेज देते हैं जिसका नाम होता है अमर सिंह। ये बात मानसिंह को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। उसके बाद में मानसिंह के फादर भगवंत दास यहाँ पर आते हैं सितंबर 1573 एडी में और उसके बाद में लास्ट में आता है टोडरमल दिसंबर 1573 में। लेकिन महाराणा प्रताप जो है वो किसी की बात को भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो लास्ट में एक ही ऑप्शन बनता है और वो बचता है बैटल। और जब महाराणा प्रताप उनकी बात को स्वीकार एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो उसके बाद में बैटल ऑफ हल्दीघाटी होता है 18 जून 1576 एडी को। जो हल्दीघाटी जगह है वो राजसमंद में गिरती है।
प्रताप और अकबर की जो आर्मी होती है उनके बीच में ये बैटल होती है। प्रताप की तरफ से अगर हम देखें तो प्रताप की तरफ से प्रताप खुद आता है इस युद्ध में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसके अलावा ग्वालियर का राजा आता है रामसा तोमर अपने 3 बेटों के साथ में, और ये तीनों बेटे और खुद राजा यहाँ पर शहीद भी हो जाते हैं। अफगान की तरफ से प्रताप की सेना में थे हकीम खां सूर। एक तरीके से सेकुलरिज्म को शो करता है महाराणा प्रताप का ये बात। इसके अलावा सलूम्बर से कृष्णदास चुंडावत आते हैं, और भील जो आर्मी है उसको लीड करते हैं पुंजा भील। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है कि महाराणा प्रताप जो है उसकी यूनिक क्वालिटीज हैं कि एक तो उनकी सेकुलरिज्म, मतलब हर रिलीजन को वो इक्वल मानते हैं। इसके अलावा सोसाइटी का जो हर सेक्शन है उसको भी इक्वल मानते हैं। इसीलिए तो भील ट्राइब जो एक आदिवासी एरिया में या आदिवासी पार्ट गिना जाता है सोसाइटी को, उसको भी अपनी आर्मी में उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने दिया था। तो ये कुछ यूनिक क्वालिटीज हैं। अगर आरएस मेंस में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आप इस तरीके से उनका आंसर लिख सकते हो कि महाराणा प्रताप में एक बैटल, एक अच्छा वॉरियर होने के अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटीज थी। आगे हम जैसे जैसे वीडियो डिस्कस करेंगे वैसे वैसे वो सारी क्वालिटीज को एक सके सम अप करने की कोशिश करेंगे जिनका आप यूज कर सकते हो अपने आंसर्स में। अकबर जो है, अकबर की तरफ से आता है मान सिंह और आसफ खां। ये दोनों कमांडर होते हैं अकबर के, और मान सिंह को पहली बार फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट कमांडर का यहाँ पर रोल प्ले करने के लिए दिया जाता है। अकबर खुद नहीं आता है इस युद्ध में, ये आपको ध्यान में रखना है। अकबर की जो आर्मी है वो मोलेला जगह पर आकर के अपना आर्मी कैंप लगाती है, और प्रताप की जो आर्मी है वो लोसिंग जगह पर आकर के अपना आर्मी कैंप लगाती है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और आपको ध्यान में रखना है कि अकबर की तरफ से एक बदायूनी एक हिस्टोरियन है जो अकबर के कोर्ट में रहता है। ये बदायूनी ने एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी, मुंतखाब उत तवारिख। इस बुक में उन्होंने पूरा वर्णन किया है, पूरा एक्सप्लेन किया है इस वॉर के बारे में। तो क्वेश्चन ये आ जाएगा कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी में कौन हिस्टोरियन खुद प्रेजेंट था इस बैटल के टाइम में, तो आपको ध्यान में रखना है वो नाम है बदायूनी। अब ये हल्दी घाटी है क्या? हल्दी घाटी एक पास है। पास मतलब 2 ऐसी पहाड़ियां, 2 ऐसी हिल्स जिनके बीच में से गुजरने का रास्ता हो, उसको बोलते हैं पास। तो एक तरफ है गोगुंदा की पहाड़ियां, मतलब हिल्स ऑफ गोगुंदा, एक तरफ है हिल्स ऑफ खमनोर। उनके बीच की जो जगह है वहां पर ये वॉर जो है, ये बैटल जो है वो लड़ी गई थी। अब शुरुआत में युद्ध होना स्टार्ट हो जाता है। शुरुआत में जो प्रताप की जो आर्मी है वो भारी पड़ती है अकबर की आर्मी के ऊपर, लेकिन अकबर की आर्मी में एक पर्सन होता है जिसका नाम होता है मेहतर खां। वो एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फैला देता है कि अकबर खुद आ रहा है इस बैटल में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि बैटल ऑफ हल्दीघाटी को लेकर के मिस इन्फॉर्मेशन किसने फैलाई थी कि अकबर खुद बैटल फील्ड में आ रहा है, तो उसका नाम है मेहतर खां। ये ध्यान में रखना है। कुछ समय के बाद में ही जैसे वॉर स्टार्ट होता है, प्रताप का जो घोड़ा होता है जिसका नाम चेतक होता है वो घायल हो जाता है, और इसलिए प्रताप जो है वो इस बैटल से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन उनकी जगह उनके सारे राज चिन्ह धारण करके जो युद्ध लड़ता है प्रताप की जगह, उसका नाम होता है झालामान या फिर झाला बीदा। सेम इसी तरीके से 1527 में जब खानवा का वॉर चल रहा था, बैटल चल रही थी, उस समय भी झाला बीदा जो है, झाला अज्जा जो है वो सांगा की जगह सारे उनके राज चिन्ह पहन करके युद्ध में पार्टिसिपेट करता है। तो ये जो नाम है, इस तरीके के यूनिक जो फैक्ट्स हैं वो आपको याद रखने हैं अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो, इस युद्ध में वैसे ना तो किसी की जीत की पता चलती है ना किसी की हार की, लेकिन अगर हम कंक्लूजन में देखें तो इसमें जो मोरल विक्ट्री होती है वो महाराणा प्रताप की होती है। क्योंकि जैसे ही इस युद्ध के बाद में जब मान सिंह और आसफ खां वहां पर कोर्ट में जाते हैं, अकबर के कोर्ट में, तो उनसे पूछा जाता है कि भाई युद्ध में जीत करके आए हो? बोल नहीं। बोली युद्ध प्रताप को पकड़ करके लाए हो? बोल नहीं। बोली प्रताप को मार दिया? बोल नहीं। तो फिर जो अकबर जो है वो मान सिंह और आसफ खां का उस समय के लिए अपने कोर्ट में आना बंद कर देता है। अब कोर्ट में आना बंद तब तो करेगा नहीं कोई राजा कि वो युद्ध जीत करके आए हैं और उनके कमांडर को पनिशमेंट दे रहा है कि भाई युद्ध क्यों जीत करके आए हो। ये चीजें शो करती हैं कि इस युद्ध में जो मान सिंह और आसफ खां जो है वो बुरी तरीके से उनको एक तरीके से पछाड़ा गया था, और वापस जब अकबर में गए, अकबर के दरबार में गए, तो अकबर इस चीज को लेकर के नाराज भी था। और दूसरा कारण ये मान सकते हो कि अकबर ने कुछ टाइम के बाद में 18 जून 1576 को ये युद्ध होता है, बैटल होती है, बैटल ऑफ हल्दीघाटी, और उसके कुछ टाइम के बाद में ही अकबर यहाँ पर अटैक कर देता है हमारे उदयपुर के ऊपर, मतलब मेवाड़ राज्य के ऊपर, और उदयपुर को
उदयपुर को अपने अंडर कर लेता है और उदयपुर का नाम चेंज करके चला जाता है मोमदाबाद। मतलब ऐसा नहीं है कि वो भी प्रताप को हरा करके चला गया, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ उदयपुर को कैप्चर किया, उसका नाम चेंज कर दिया मोमदाबाद। जैसे 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था और चित्तौड़ को अपने अंडर करके उसका नाम चेंज कर दिया था खिजराबाद, इसी तरीके से मोमदाबाद कर दिया किसने, अकबर ने उदयपुर का नाम। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये चीजें शो करती हैं कि इस युद्ध में, इस बैटल ऑफ हल्दी घाटी में जो अकबर की आर्मी थी उसकी जीत नहीं हुई थी। हालांकि जो मोरल विक्ट्री है वो हमारे प्रताप की ही हुई थी। ठीक है, तो ये हमने इस बैटल के बारे में देख लिया। अब कौन कौन से हिस्टोरियन ने इस बैटल को किस नाम से बोला है, इस बैटल का क्या इंपॉर्टेंस है, और कौन कौन से, ना सिर्फ आर्मी ने इस पे पार्टिसिपेट किया था इस बैटल में, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, जैसे कि एलिफेंट। उन सब के नाम भी हम देखेंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अबुल फजल ने इस बैटल को बोला है बैटल ऑफ खमनोर। बदायूनी इस बैटल को बोलते हैं बैटल ऑफ गोगुंदा। जेम्स टोड ने बोला है थर्मोपोली ऑफ मेवाड़। और एक हिस्टोरियन है आदर्शी लाल श्रीवास्तव, वो बोलते हैं इसको बैटल ऑफ बादशाह बाग। तो ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं, डायरेक्ट मैच द कॉलम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अबुल फजल और जो बदायूनी हैं वो अकबर के कोर्ट में हिस्टोरियन हुआ करते थे। ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं। पूछ लिया जाएगा कि अबुल फजल और बदायूनी कौन से जो किंग था, कौन सा जो रूलर था उसके दरबार में, उसके कोर्ट में हुआ करते थे, तो अकबर के कोर्ट से ये रिलेटेड थे। अब इसकी इंपॉर्टेंस आप देखिए। देखो हल्दी घाटी का जो वॉर हुआ ना, उसके बाद में अगर हम देखें तो आज भी उस वॉर की इंपॉर्टेंस है। लोग आज भी जब पेट्रियटिज्म, नेशनलिज्म की बात आती है तो हल्दी घाटी के बैटल को याद करते हैं। तो एक तरीके से लोगों में पेट्रियटिज्म की जो भावना है, जो फीलिंग है, उसको इंक्रीज करने के लिए हल्दी घाटी का जो इंपॉर्टेंस है वो आज भी बना हुआ है। इस चीज से आप रिलेट कर सकते हो। दूसरी बात आप ये बोल सकते हो कि प्रताप ने जब इस वॉर में पार्टिसिपेट किया था तब मेवाड़ के पास में इतने रिसोर्सेज नहीं थे जितने कि अकबर के पास थे, लेकिन फिर भी प्रताप ने उनकी जो अधीनता है उसको स्वीकार ना किया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि वॉर करना ज़्यादा जरूरी समझा। मतलब अपनी जो फ्रीडम है, अपनी जो इंडिपेंडेंस है, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी प्रताप ने। इसीलिए बैटल ऑफ हल्दी घाटी का इंपॉर्टेंस है कि अगर आपके पास कुछ नहीं है लेकिन आप अपनी इंडिपेंडेंस के लिए वॉर कर सकते हो। और ये चीज़ें जो हैं वो मेवाड़ की पब्लिक में एक मोरलिटी और होप को क्या करते हैं, इन्फ्यूज करती थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है बैटल ऑफ हल्दी घाटी का। अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हो या आंसर बता सकते हो। अब कुछ एलिफेंट ने भी इस हल्दी घाटी बैटल में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मेवाड़ की तरफ से थे लूना और राम प्रसाद, और मुगल की तरफ से थे मर्दाना और गजमुक्ता। मर्दाना मानसिंह का हाथी हुआ करता था और हवाई जो है वो अकबर का हाथी हुआ करता था। ये आपको नाम ध्यान में रखने हैं। अकबर की एक गन हुआ करती थी, उनकी जो बंदूक थी उसका नाम भी था। ये आपको नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताना है। लास्ट वीडियो में हम ये डिस्कस कर चुके हैं जब हम उदय सिंह के बारे में देख रहे थे और चित्तौड़ का जो थर्ड साका है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि जब जयमल और पत्ता ने पूरी अपनी पावर ली थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी चित्तौड़ को सेव करने की, तब उस समय अटैक किया था अकबर ने अपनी बंदूक से जयमल के ऊपर। और उस गन का नाम आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। हाँ, यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान में रखना है कि मेवाड़ की तरफ से एक हाथी था राम प्रसाद, उसको कैप्चर कर ले जाते हैं मुगल आर्मी और उसका नाम ले जाकर के वहाँ पर चेंज कर दिया जाता है राम प्रसाद से पीर प्रसाद। तो एक क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन से हाथी का नाम चेंज कर दिया गया था और क्या नाम से क्या नाम कर दिया गया। तो राम प्रसाद से पीर प्रसाद कर दिया गया था। अब देखो हमें पता है कि जो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था, जो उनका चेतक था, वो इसमें घायल हो जाता है बैटल ऑफ हल्दी घाटी में। और फिर वो जो चेतक है वो बलीचा जो जगह है वो राजसमंद में गिरती है, वहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है और इसीलिए वहीं पर उसकी सेनेट ऑफ बनाई हुई है, सेनेट ऑफ वहीं पर बनाई हुई है। तो इस क्वेश्चन आ जाएगा कि चेतक की जो छतरी है, चेतक की जो कैनोपी है, सेनेट ऑफ है, वो कहाँ पर स्थित है, तो बलीचा राजसमंद में है। तो ये हमने बैटल ऑफ हल्दी घाटी देखा। अब देखो अकबर जो है, अकबर ये चाहता था कि संपूर्ण जो इंडिया है वो मेरे अंडर हो, मैं एक पावरफुल राजा रहूं, पावरफुल रूलर रहूं पूरे इंडिया का। इसलिए वो चाहता था कि राजपूत जो राज्य है अगर मुझे अंडर करना है तो मेवाड़ को अपने अंडर लाना होगा, क्योंकि मेवाड़ एक बिल्कुल प्रॉस्पेरस और एक डोमिनेंट वाला एक पावरफुल स्टेट के रूप में रहा है। अगर मेवाड़ मेरे अंडर आता है तो इनडायरेक्टली जो छोटे छोटे स्टेट हैं वो तो खुद ब खुद आ जाएंगे। लेकिन इसीलिए जो अकबर है वो डायरेक्टली रेगुलर जो है वो अटैक करता रहता है, किसके ऊपर, मेवाड़ के ऊपर। बार बार अपने अलग अलग कमांडर्स को यहाँ पर भेजता रहता है और अटैक करता रहता है। तो एक एक करके हम और भी जो बैटल हुई उनको देख लेते हैं। नेक्स्ट होती है बैटल ऑफ कुंभलगढ़।
इसमें मुगल कमांडर होता है साबाज खां और वो कुंभलगढ़ के ऊपर 3 बार अटैक करता है। क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा कि कौन से मुगल कमांडर ने कुंभलगढ़ के ऊपर 3 बार अटैक किया था, तो आंसर आएगा साबाज खां। या फिर पूछ लेंगे कि साबाज खां ने कुंभलगढ़ पर कितनी बार अटैक किया, 3 बार। 3 बार में 1577 में, फिर 1578 में, फिर 1579 में। 1578 के टाइम जो साबाज खां है वो कुछ समय के लिए कुंभलगढ़ को अपने अंडर कर लेता है। अब इस टाइम जो आर्मी है, मेवाड़ की आर्मी जो है, प्रताप की जो आर्मी है वो थोड़ी सी डिग्रेड हो जाती है, उनको मनी की जरूरत होती है। तब भामासा और उनका भाई ताराचंद जो है वो प्रताप की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, उनको डोनेशन देते हैं। इसलिए आज भी समाज में, आज भी सोसाइटी में कोई डोनेशन देता है तो उसको भामासा के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर कुंभलगढ़ पर जब अटैक कर लेता है साबाज का, तो कुंभलगढ़ से बाहर निकल करके जो महाराणा प्रताप है वो अपनी कुछ समय के लिए अस्थायी इनस्टेबल जो अपनी कैपिटल है वो औरगढ़ में एस्टेब्लिश करते हैं। तो इसको क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सी जगह पर उन्होंने अपनी अस्थायी कैपिटल एस्टेब्लिश की थी, तो औरगढ़ में की थी। उसके बाद में फिर से जो अकबर हैं वो अब्दुल रहीम खान खाना को यहाँ का कमांडर बना करके भेजते हैं मुगल कमांडर के रूप में कि आप जाइए और मेवाड़ पर अटैक कीजिए। तो ये जो अब्दुल रहीम खान खाना है वो एक बार कहीं शिकार पर गए हुए होते हैं, पीछे से उनकी रानियों को और उनके बच्चों को जो महाराणा प्रताप का जो बेटा होता है अमर सिंह वो पकड़ करके ले आता है। लेकिन जब महाराणा प्रताप को ये बात पता चलती है तो वो विद रेस्पेक्ट उन सारे लोगों को उनके जो भी कैंप होता है आर्मी कैंप वहाँ पर छुड़वा करके आते हैं और इस बात के लिए वो अब्दुल रहीम खान खाना से माफ़ी भी मांगते हैं। इसको बोलते हैं शेरपुर इंसिडेंट और ये 1580 AD की बात है। ये चीज़ें दिखाती हैं कि महाराणा प्रताप भले ही सामने एनिमी हो लेकिन वो गलत तरीके से कभी भी किसी वॉर को, किसी बैटल को नहीं जीतना चाहते थे। ये स्पेसिफिक उनकी क्वालिटीज़ हैं जो शो होती हैं इन सारे इंसिडेंट से। तो ये चीज़ें आप आंसर्स में लिख सकते हो कि महाराणा प्रताप एक अच्छा वॉरियर होने के साथ साथ एक अच्छा ह्यूमन भी था। इसके बाद में इंपॉर्टेंट बैटल होती है बैटल ऑफ दिवेर 1582 AD में। अब अकबर क्या करता है कि 4 पोस्ट बनाता है, मतलब मेवाड़ बीच में है, उसके चारों तरफ वाले एरिया में पोस्ट बनाता है कि मेवाड़ को चारों तरफ से घेरा जाए, जिसमें देवल, देबारी, देसूरी और दिवेर, इन चारों पोस्ट पर अपने लोगों को अपॉइंट करता है कि मेवाड़ को चारों तरफ से घेरो, उनके रिसोर्सेज को कम करो, उनको इतना बाध्य करो, इतना कंपाइल करो कि वो खुद आकर के बोले कि नहीं नहीं हमें तो आपके अंडर आना है। ये तो दिवेर जो जगह है वो राजसमंद में गिरती है और यहाँ का जो वो मुगल कमांडर था उसका नाम था सुल्तान खां। अब इस बैटल में क्या होता है कि महाराणा प्रताप का जो बेटा होता है अमर सिंह, जब ये बैटल होती है तो महाराणा प्रताप की तरफ से जो आर्मी होती है वो अटैक कर देती है इन पोस्ट के ऊपर और यहाँ पर जो कमांडर होता है सुल्तान खान, उसको अमर सिंह जो है वो बिल्कुल बीच में से चीर देता है, मतलब भाला इस तरीके से फेंकता है कि घोड़े के साथ साथ जो सुल्तान खान है वो बिल्कुल 2 भागों में बंट जाता है। इस बैटल में महाराणा प्रताप के साथ में उसके आसपास के जो प्रिंसली स्टेट हैं जैसे ईडर हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, बांसवाड़ा हो गया, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था इस बैटल में और साथ दिया था महाराणा प्रताप का। ये चीज़ें ये दिखाती हैं कि महाराणा प्रताप जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बनाने में भी सक्षम थे, वो अपने आसपास के जो राजा थे उनको भी साथ लेकर चलने में भी सक्षम थे। अब देखो जेम्स टोड ने इस बैटल को कहा है मैराथन ऑफ मेवाड़, इसको लेकर के क्वेश्चन आ जाएगा। जेम्स टोड ने लास्ट जो बैटल हुई थी बैटल ऑफ हल्दीघाटी उसको बोला था बैटल ऑफ थर्मोपोली, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया बैटल ऑफ दिवेर के बारे में। अब लास्ट जो अटैक होता है वो 1585 में होता है मेवाड़ के ऊपर अकबर की ओर से प्रताप को कैप्चर करने के लिए और इसमें आते हैं जगन्नाथ कछवाहा, मेवाड़ पर अटैक करते हैं लेकिन वो हार जाते हैं जगन्नाथ कछवाहा और जब वो वापस जा रहे होते हैं तो मांडल में उनकी डेथ हो जाती है जगन्नाथ कछवाहा की, इसलिए उनकी जो सिनेटअप है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आज भी बनी हुई है। अब जब अकबर की तरफ से वो अटैक करते हैं तो इस बात को लेकर के प्रताप को गुस्सा आता है कि यार ये कछवाहा आमेर वाले लोग क्या चाहते हैं, वो बार बार किसी के रिप्रेजेंटेटिव बन करके आके हमारे ऊपर अटैक करते हैं। इसलिए महाराणा प्रताप भी क्या करता है कि उनके ऊपर दोबारा से एंटी अटैक करता है, किसके ऊपर, आमेर के ऊपर, और उनका जो मालपुरा टोंक वाला जो रीजन है उसको कैप्चर कर लेता है। और इस बात का हमें कैसे पता चलता है, उन्होंने वहाँ पर एक झालरा पोंड बनवाया था और एक नीलकंठ महादेव जी का मंदिर बनवाया था मालपुरा में। इससे ये पता चलता है कि ये जो जगह है वो महाराणा प्रताप के अंडर रही थी। तो यहाँ पर से क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि अकबर की तरफ से प्रताप के ऊपर जो लास्ट अटैक किया गया था उसको रिप्रेजेंट किसने किया था, तो जगन्नाथ कछवाहा उनका नाम है, ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर इसके बाद में
जो अकबर है उनके अटैक होना बंद हो जाते हैं महाराणा प्रताप के ऊपर, और उसके बाद में जो महाराणा प्रताप हैं वो चावंड को अपनी कैपिटल के रूप में डिक्लेयर करते हैं, मतलब अपनी नई राजधानी बनाते हैं चावंड को। ये आपको ध्यान में रखना है। अब वहाँ पर कुछ महलों का, कुछ पैलेसेज का निर्माण करवाते हैं, कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, चामुंडा माता का टेम्पल बनवाते हैं वहाँ पर। और इसके अलावा जो मेवाड़ की स्टाइल है एक पेंटिंग की, उसकी एक इंडिपेंडेंट शैली, इंडिपेंडेंट स्टाइल या चावंड से स्टार्ट होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और सबसे बड़े जो पेंटर थे उनके टाइम में, उसका नाम था नसीरुद्दीन। क्या नाम था? नसीरुद्दीन। तो ये चीज़ें भी उनका सेकुलरिज्म को शो करती है कि वो हर रिलीजन को अपने बराबर मानते थे। अब देखो प्रताप धीरे धीरे, अब देखो चावंड में उन्होंने अपनी कैपिटल बना ली। अब प्रताप धीरे धीरे कोशिश करता है कि सारे के सारे मेवाड़ को अपने अंडर किया जाए। वो कंप्लीट मेवाड़ को अपने अंडर कर लेते हैं, सिर्फ दो चीज़ों को छोड़ करके, एक तो मांडलगढ़ और एक चित्तौड़गढ़। ये जो जगह है वो प्रताप के अंडर नहीं आ पाती और कंप्लीट मेवाड़ को प्रताप अपने अंडर कर लेते हैं। लेकिन 19 जनवरी 1597 AD को प्रताप की डेथ हो जाती है चावंड में, और उनकी जो सिनेटअप है वो बांडोली उदयपुर में बनी हुई है और 8 पिलर की उनकी सिनेटअप है। ये आपको ध्यान में रखना है। हमने अभी तक फ्लाइंग प्रिंस कौन थे? फ्लाइंग प्रिंस राणा सांगा का भाई था और उसको नाम था उनका पृथ्वीराज। उनकी हमने देखी थी सिनेटअप 12 पिलर्स की, और कुंभलगढ़ फोर्ट में है उनकी जो सिनेटअप है। अब हमने देखी कि जो प्रताप की जो सिनेटअप है वो बांडोली उदयपुर में है और 8 पिलर्स की उनकी सिनेटअप है। इसको लेकर के क्वेश्चन आते हैं, तभी इसके ऊपर इतना फोकस किया जा रहा है। जब भी हम स्टडी कर रहे हैं और किसी पॉइंट के ऊपर अगर हम स्पेसिफिक फोकस कर रहे हैं तो मतलब वहाँ से या तो क्वेश्चन बना हुआ है, पहले पूछा हुआ है, या दोबारा वहाँ से क्वेश्चन ऐसा लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, उन्हीं एरिया को हम दोबारा रिपीट करते हैं। अब महाराणा प्रताप के टाइम में कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ हुई। उनके प्रताप के कोर्ट में कुछ स्कॉलर्स रहा करते थे, उनको लेकर के हम एक एक डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और, प्रताप ने जो भी उनकी आर्मी में लोग थे और जो भी लोग शहीद हुए, जिन भी लोगों की डेथ हुई आर्मी मैन के रूप में, उनके परिवार को रिहेबिलिटेट, पुनर्वासित, उनको सहायता देने की प्रताप ने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी। तो ये चीज़ें भी हमें शो करती हैं कि आज हम देखते हैं कि जब भी आर्मी में कोई शहीद होता है तो उसकी फैमिली को एक तरीके से कुछ सपोर्ट दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ये काम महाराणा प्रताप ने अपने टाइम में ही स्टार्ट कर दिया था। तो ये उनकी कुछ यूनिक क्वालिटीज़ हैं जो उनको अलग बनाती हैं। एक वॉरियर के अलावा कुछ एक ह्यूमन होने के नाते भी उनमें बहुत बेहतरीन क्वालिटीज़ थी। इसीलिए है कि इतने साल हो गए, इतने साल होने के बाद में भी आज भी महाराणा प्रताप जो है वो एक लोक वॉरियर के रूप में, मतलब आप मान सकते हो कि लोकल लेवल में लोग जो हैं वो आज भी उनको पूछते हैं, आज भी उनको याद करते हैं। ये सारी क्वालिटीज़ ही उनको सबसे यूनिक बनाती हैं। अब उनके कोर्ट स्कॉलर्स को देख लेते हैं। फर्स्ट नाम है चक्रपाणि मिश्रा। चक्रपाणि मिश्रा ने कुछ बुक लिखी थी जिसका नाम है राज्याभिषेक, मूर्तमाला, विश्ववल्लभ। विश्ववल्लभ जो है वो गार्डनिंग के बारे में या फिर हॉर्टिकल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन बताती है। और ये चीज़ जो है वो महाराणा प्रताप ने ही उनको बोला था कि आप इसके बारे में अपनी जो बुक है, अपनी जो भी आपका स्टडी है उसको लिखिए, उसके बारे में बताइए, क्योंकि महाराणा प्रताप का इंटरेस्ट था नेचर के बारे में जानने के लिए। ये चीज़ें बताती हैं कि महाराणा प्रताप एक नेचर लविंग पर्सन भी थे। विश्ववल्लभ को लेकर के RS मेंस 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस तरीके के जो भी इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हुए हैं उनकी जो बुक हैं उनको लेकर के देखो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में होने चाहिए। प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं हर एग्जाम में, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, कोई भी एग्जाम देख लीजिए, आप SI का देख लीजिए, पटवार का देख लीजिए। इस तरीके के जो क्वेश्चन है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर जो है हमारा एक स्पेसिफिक पार्ट होता है हमारे सिलेबस में हर एग्जाम में, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पुट ऑन होते हैं। नेक्स्ट है हेमरतन सूरी। उन्होंने लिखा था गोरा बादल री चौपाई। गोरा बादल आपको पता है कब दिया था गोरा बादल ने? 1303 में जब मेवाड़ का फर्स्ट साका हुआ था, चित्तौड़ का फर्स्ट साका, उसमें रावल रतन सिंह के साथ में लड़े थे गोरा बादल। और उनकी जो रानी पद्मिनी थी रावल रतन सिंह की, उनके भाई और भतीजा हुआ करते थे गोरा बादल, तो उनके ऊपर लिखी उन्होंने गोरा बादल री चौपाई। एक है यहाँ है शार्दुल नाथ त्रिवेदी। शार्दुल नाथ त्रिवेदी जो है उन्होंने देखो, प्रताप गेव मंडेर जागीर टू हिम, प्रताप ने इनको मंडेर नामक जगह दी थी, इसके बारे में। और ये चीज़ें हमें कैसा पता चलती है? शार्दुल नाथ त्रिवेदी को प्रताप ने मंडेर जो जागीर है वो दी थी, और ये पता इसलिए चलती है
इस प्रकार से चलती है कि उदयपुर में एक इंस्क्रिप्शन मिलता है 1588 का, उससे ये इन्फॉर्मेशन हमें पता चलती है कि प्रताप ने उनको ये जागीर दी थी। इसके अलावा भामाशाह और ताराचंद के बारे में हम पहले देख चुके हैं कि प्रताप को एक गांव में मिले थे जिसका नाम था चिचूलिया, जिस गांव का नाम चित्तौड़गढ़ में ये जगह पड़ती है, और वहां पर फाइनेंशियल सपोर्ट दी थी उन्होंने प्रताप को। इसके बाद में जो प्रताप हैं उन्होंने भामाशाह को अपने प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया था। मालासांदु और रामासांदु ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं। ये चारण कवि थे और प्रताप के दरबार में हुआ करते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रताप के दरबार में कौन कौन से चारण कवि हुआ करते थे, या फिर मालासांदु और रामासांदु जो है वो किसके दरबार में हुआ करते थे। पेंटिंग्स के बारे में हम देख चुके हैं कि मेवाड़ स्कूल ऑफ जो पेंटिंग है उसका इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो चावंड से उसकी शुरुआत हुई थी और मेन पेंटर जो थे वो नसीरुद्दीन थे। तो ये हमने प्रताप के बारे में बेसिक फैक्ट्स को देखा। अगर आप यहाँ तक आ गए हो और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए और अगर चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।